नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। मंगलवार की दोपहर और आज दिन की शुरुआत में जिस तरह का ट्रेंड दिखा था उसी तरह की मजबूती सेकंड हाफ में भी इनफैक्ट और ज्यादा तेजी कायम। मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से डिम्पी कालरा जुड़े हैं और अगले 1 घंटे में बाजार में जो एक्शन दिख रहा है, ये यूं कहें कि धुआंधार एक्शन दिख रहा है, उसमें आपके लिए किस तरह के मौके बनते हुए दिख रहे हैं, आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी आपको क्या बिल्टअप करनी है, इस पर लगातार हमारा फोकस रहेगा। शानदार तेजी, निफ्टी 24,450 के पार, बैंक निफ्टी में 650 अंकों की मजबूती देखी जा रही है। ब्रॉडर मार्केट्स लगातार 8 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। हर तरफ आप देखेंगे हरियाली। इनफैक्ट 24,350 के पार निकलना निफ्टी के लिए बेहद पॉजिटिव संकेत माने जा सकते हैं। 24,000 कह सकते हैं कि 350 एक अच्छा सपोर्ट था। इस सपोर्ट के आगे मजबूती। बाजार की बड़ी बातें लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 24,470 के लेवल्स पर जहां मजबूती निफ्टी में कायम है। बैंक निफ्टी के लिए 52,200 से 52,325 एक मजबूत सपोर्ट थे। 52,700 के पास इस वक्त 700 के पार ट्रेड करता हुआ बैंक निफ्टी 650 अंकों की मजबूती क्लियरली साइंस दिखा रहे हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही आज बाजार को बेहद अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 24,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग दिखी तो फिर बढ़िया तेजी के लिए तैयार होना होगा। तो क्लियरली निफ्टी में जिस तरह के स्तर इस वक्त नजर आ रहे हैं 24,500 अगला लेवल होगा जिसे वॉच आउट करना होगा। अच्छा, ऐसे में सरकारी बैंक, मेटल, एनर्जी और ऑटो शेयरों में अच्छी खासी तेजी है। न्यूज फ्लोज के चलते कंजम्पशन थीम की स्टोरी, एफएमसीजी की स्टोरी जो है वहां पर हम देख रहे हैं कमजोरी देखने को मिल रही है। रियलिटी शेयरों में कमजोरी है। आईटीसी का स्टॉक करीब 1.5% नीचे इस वक्त ट्रेड करता हुआ। क्लियरली यहाँ पर न्यूज बेस्ड इंपैक्ट और इसी के चलते आप देखेंगे यहाँ पर एक इम्पैक्ट आता हुआ। लेकिन सिचुएशन या सिनेरियो की अगर बात करें, हर बुरी खबर को इस वक्त बाजार मानो नजरअंदाज कर रहा है। क्योंकि देखिए जीडीपी के कमजोर आंकड़े आते हुए दिखे, जीएसटी दरें बढ़ने की खबर भी आई। वो खबर का इम्पैक्ट एक आध सेक्टर पर जरूर देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो है वो काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। इसमें बैंक, मेटल, फार्मा, सीमेंट में तेजी जो है वो जारी है और रियल्टी और एफएमसीजी प्लेस को अगर साइड में रख दें तो सारे के सारे सेक्टर, सारे के सारे पॉकेट्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मौके और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स में भी काफी सारा बढ़िया एक्शन आप देख पाएंगे। एफएनओ के सेंटिमेंट्स, डिम्पी गुड आफ्टरनून, कैसे बनते हुए इस वक्त मार्केट में नजर आ रहे हैं? देखिए, कल भी खरीदारी हुई है और आज का सेशन मार्केट्स के लिए काफ़ी बेहतर है। और अभी आप एक वर्ड बता रहे थे कि मार्केट्स उसको इग्नोर कर रहा है। देखिए, इग्नोर नहीं कर रहा है, एक्चुअली मार्केट्स को डाइजेस्ट कर रहा है। जीडीपी के नंबर्स आए जो कि यथार्थ था, यानी कि सामने आए नंबर्स थे। मार्केट को ये बात अच्छे से पता है और ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन हुई। 12 बजे तक की कल की कैलकुलेशंस थी, उसके बाद चला। आज सुबह जब जीएसटी पर भी चर्चा हो रही थी तब भी हमने अपना एक टेक आपके सामने रखा कि हमें नहीं लगता कि जीएसटी मार्केट को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि उसके अंदर कई ऐसी चीज़ें बोली जा रही थी जो कि हाइपोथेटिकल पॉसिबल ही नहीं है। सरकार 35% का ब्रैकेट ला सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकार का पूरे राइट है। लेकिन सरकार इसको लेके अगर आती है तो अपना ही नियम ब्रेक करती है, जो कि 28% पे मैक्सिमम पे लेके जाएगी। उससे इसकी आलोचना भी हो सकती है। दूसरा पॉइंट, क्या जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है उसकी इतनी बड़ी कॉस्ट दी जा सकती है कि इतने सारे प्रोडक्ट पे आप जीएसटी बढ़ा सकते हो? तो मेरे को थोड़ा कम समझ में आ रहा था। सुबह भी जब हमने रिपोर्टर से कनेक्ट हुए तब भी हमने ये बात अपने सामने रखी कि हमें नहीं लगता कि सरकार इस तरह का कोई फैसला लेने बहुत जल्दी जाएगी। और वैसे भी जीओएम की बैठक का मामला है और लेगी। और दूसरा पॉइंट, अगर सरकार ऐसा लेती है तो हमको तो जस्टिफिकेशन भी नहीं समझ में आ रहा कि एक हाथ से दे के दूसरे हाथ से उससे डबल क्यों लेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जबकि आप स्लो डाउन से भी जूझ रहे हैं और बिना ब्याज दरों घटाए हुए अभी आप सिस्टम में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जीएसटी और जीडीपी तो एक रियल प्रॉब्लम है। देखिए, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। प्रॉब्लम मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ आज ही। लेकिन ठीक है, हमने इग्नोर किया कल 2-2.5 घंटे के अंदर, लेकिन ये स्लो डाउन वाली प्रोसेस आगे बढ़नी नहीं चाहिए। अगर ये बढ़ती है तो ये बड़ा रूप धारण कर सकती है। ये एफआईज के बाद दूसरी मेजर प्रॉब्लम इंडिया के अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए हो सकती है। अगर जीडीपी के नंबर्स अगर ख़राब रहते हैं तो जीएसटी कलेक्शन गवर्नमेंट ऑलरेडी फुल फ्लैश तरीके से आगे बढ़ी हुई है और उसमें मेरे को नहीं लगता कि कुछ होगा। अगर होगा भी तो कोई छोटे मोटी टिंकरिंग हो सकती है, जो कि मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके बैठा है। इस समय बाजार क्या देखना या क्या जानना चाह रहा है और डेरिवेटिव्स में जो निकल के आ रही है बात सारी, वो ये है कि मार्केट थोड़ा बुलिश हो रहा है इस बार आरबीआई की बैठक से पहले। ये बात सच है कि आरबीआई की बैठक में भी कुछ नहीं होगा, लेकिन सेंटिमेंटली मार्केट ये भी समझना चाहता है कि अगर दो आप नेगेटिव खबर बोलना चाहते हैं तो उसको आप ना बोलें। ये भी बाजार के लिए अच्छा है। कुछ ना आना, कुछ नेगेटिव ना आना भी अच्छे मार्केट के लिए ठीक ही माना जाएगा। तो इस बार की जो पॉलिसी है वो दरों में तो शायद कोई बदलाव ना लाए,
बट सेंटिमेंट में बदलाव ला सकती है। और देखिए मार्केट अपने लेवल्स को अच्छे से संभालना जानता है। मार्केट ने 200 दिनों पे ही आके रुका, उससे पहले रुका ही नहीं। चाहे कितनी ही हम बातें क्यों ना कहते गए, हम कितने ही पॉइंट्स क्यों ना कहते गए, कितनी ही वैल्यूएशन की दुहाई क्यों ना देते गए, लेकिन मार्केट 200 पॉइंट पे ही 200 दिनों के एवरेज पे ही रुका। फिर पुल बैक आया तो पुल बैक की भी अपनी एक मर्यादा थी। साथ में डेरिवेटिव एक्सपायरी आई तो 2 दिन का हॉल्ट लगा, फिर एक्सपायरी निपटी तो फिर आया बाजार सामने निकल के। इन बिटवीन अच्छी और बुरी खबरें सब आती गई। कहने का मेरे मतलब है कि जैसे जैसे विक्स को थोड़ा कम करेंगे, डाइवर्जेंस को थोड़ा ठीक करेंगे, यानी कि बड़े शेयर सामने आएंगे, उन सब का बेनिफिट आपको स्क्रीन पर दिखता हुआ चलेगा। खैर इस बीच एफएम अपनी बात रख रही है लोकसभा में, सीधा वहीं लिए चलते हैं, फिर मेहमानों को भी कनेक्ट करेंगे। So, with these opening remarks, I submit to you, sir, that these proposed amendments will only strengthen governance in Indian banking sector, besides enhancing consumers and customer convenience with respect to nominations and protection of investors. So, with that, sir, I would appeal to you that the discussion can be taken up. गोगोई जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। जब कोई दूसरा विषय शुरू हो चुका है, बिल जब शुरू हो चुका है, तो बीच में देश के वित्त मंत्री जब भी सदन में कुछ बोलेंगे तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम आपको सीधा उस सदन में ले चलते हैं। ये हमने बाकायदा एक अलग जगह पर जो प्रोसीडिंग्स है लोकसभा की जो चल रही हैं वो मार्क कर रखा है, और जैसे उसमें वित्त मंत्री कोई भी बात रखती हैं तो सीधा हम आपको उसी प्रोसीडिंग्स की तरफ लेके भी चलते हैं। बट एनी हाउ अभी भी 175 अंकों की बढ़त है। देवांग शाह, रुचित जैन, रोहन मेहता और राजेश पालविया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहन भाई हमको थोड़ा फंडामेंटली गाइड करेंगे, देवांग, रुचित और राजेश जी हमको टेक्निकली और डेरिवेटिव्स के हिसाब से गाइड करेंगे। रुचित जैन के ऑप्शंस के ट्रेड बढ़िया होते हैं, राजेश सर का डेरिवेटिव सेंस बहुत बढ़िया। अब तो राजेश सर आपका काम और बढ़ गया होगा, 45 नए शेयर आ गए सिस्टम में, अब तो संख्या 230-235 तक पहुंच गई है। मैं तो कल एक शेयर देख के हैरान था, मेरे को सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ भी डेरिवेटिव्स में आ गया है। बताओ, चलो कोई बात नहीं, काम आपका और हमारा दोनों का बढ़ गया है। और रुचित भाई अब आपका भी काम बढ़ा है, क्योंकि अब बैंक निफ्टी के ऑप्शंस चलेंगी और स्टॉक्स के ऑप्शंस भर भर के आएंगी, तो उम्मीद करते हैं आप भी हमें और अच्छे से गाइड करोगे। दिवांग तो सुबह शाम हमारे साथ रहती हैं हमको टेक्निकली गाइड करने के लिए, और रोहन मेहता भी हैं। रोहन भाई आप बिल्कुल सही समय पर जुड़े हो एक्चुअली में, क्योंकि अभी अर्निंग्स कंप्लीट हुई हैं और उस जंक्शन पर खड़े हैं जहाँ पर ये डोनाल्ड ट्रंप कभी भी कुछ भी कह रहे हैं, अभी उनका ताजपोशी हुई नहीं है, तो मार्केट थोड़ा डरा हुआ भी है, समझता है सारी चीज़ों को। तो ज़रा मैं आपसे वो पॉइंट भी रखूंगा आपके सामने, लेकिन राजेश सर पहले आपसे आ रहा हूँ आपके पास में। देखिए मार्केट को जहाँ आना था पुल बैक से सर आ गया है, 52,800 आना था, ऑलमोस्ट 52,800 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 715-750 के आसपास। 24,400 आना था सर, स्क्रीन पर 24,400 ले लो आप। अब आगे का बताओ, यहाँ तक तो कैलकुलेटेड था, पता था कवरिंग है, ये सब चीज़ें हैं। अब आगे की कैलकुलेशंस बताओ, आगे और चलेंगे या फिर हो गया? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, यहाँ तक आना था पुल बैक, जिस तरीके से मार्केट में फॉर्मेशन बने थे उसके हिसाब से तो एक टारगेट अचीव हो चुका है, लेकिन हमें लगता है कि एक बड़े करेक्शन के बाद जिस तरीके की रिकवरी और ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेंथ लौटते हुए दिखी है, हमें यहाँ पे लगता है कि ये एक्सटेंड होगा अप मूव। और देखें तो बैंकिंग में भी देखें तो लीडरशिप अब एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई की तरफ से आते हुए दिख रही, जो कि एचडीएफसी बैंक पिछले कई महीनों हफ्तों तक मैं कहीं भी परफॉर्म नहीं किया था, आज वहां पे एक आउट परफॉर्मेंस ऑल टाइम हाई हमने देखने को मिला है। वहीं देखें तो ब्रॉडर मार्केट में भी जहां सेक्टर में एक बड़े करेक्शन ऑलरेडी हो चुके थे, वहां पे भी एक अच्छी कवरिंग आते हुए दिख रही है, और लीडरशिप पोजीशन में आईटी ऑलरेडी है, फार्मा ऑलरेडी है, वहां पे मोमेंटम अभी भी बरकरार है। तो कहीं भी एक प्रॉफिट टेकिंग अभी भी नहीं इनिशिएट हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें तो प्रॉफिट टेकिंग होना था तो जो सेक्टर ऑलरेडी मूव हो चुके हैं वहां पे पहले प्रॉफिट टेकिंग आता, लेकिन अभी भी वहां पे बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। तो हमें लगता है कि अभी ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा। 24,350 के लेवल को हम फोकस में रखेंगे, जब तक ये स्पॉट पे इंटेक्ट है ट्रेड लॉन्ग साइड का ओपन रखेंगे, और अपसाइड में हमें लगता है ये रैली एक्सटेंड होकर 24,600 की तरफ बढ़ सकती है। एंड बैंक निफ्टी में जो 52,500 के आसपास के स्टॉप लॉस रखेंगे, अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे नहीं वॉयलेट होते हैं स्पॉट पे, तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी का ये मूव 53,000-53,200 की तरफ भी बढ़ सकता है। ठीक है, 53,000 53,200 तक निफ्टी बैंक जा सकता है, और निफ्टी में मौजूदा स्तर से 150 अंकों की तेजी और बन सकती है, ऐसा मानना है राजेश जी का। राजेश जी बहुत शुक्रिया आपका सर,
नमस्कार। चलिए अब सीधे आगे बढ़ेंगे और ये समझ लेते हैं कि आपके लिए शेयरों में मौके कहां पर बन रहे हैं। लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। ट्रेड की शुरुआत करेंगे रुचित जी आपसे। अच्छी आज स्ट्रेंथ बाजार में दिख रही है और ये स्ट्रेंथ अच्छी इसलिए भी लग रही है क्योंकि जो सुबह शुरुआत हुई थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, तो जो गेन्स आए हैं वो इंट्राडे में आए हैं। स्टॉक्स बताइए, आपका फोकस कहां पर है और कौन से शेयर आपको लग रहा है कि अच्छे कमाई करा के दे सकते हैं? क्या ट्रेड करें सर? जी नमस्ते अभिषेक जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। दो स्टॉक से खरीदारी साइड, सबसे पहली पिक मेरी है सन टीवी, जहां पे खरीदारी की सलाह है। रीसेंट करेक्शन के बाद स्टॉक ने अपने 200 दिन के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेके एक कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट आज के सेशन में दिए, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस नियर टर्म में ये स्टॉक में एक पुल बैक मूव में नजर आ सकता है। 754 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी की सलाह है, 810 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और एक बैंकिंग स्पेस से पिक रहेगी एक्सिस बैंक में। सो आइडियली बैंक निफ्टी भी हम देखेंगे तो अक्टूबर और नवंबर, जहां पे ब्रॉडर मार्केट्स में करेक्टिव फेज रहा है, वहां पे बैंकिंग एक ऐसा स्पेस रहा है कि जहां पे टाइम वाइज करेक्टिव फेज रहा है। और नो अब यहाँ पे ब्रेकआउट के वर्ज के ऊपर है बैंक निफ्टी इंडेक्स। तो हमें लग रहा है कि अगर बैंकिंग इंडेक्स में कल के सेशन में अगर ऐसी एक फॉलो बाइंग वहां पे रहती है, तो काफी सारे ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी एक अच्छी अपमूव आएगी। एक्सिस बैंक में भी एक फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न बना है, सो जो आइडियली एक रिवर्सल पैटर्न रहता है। सो यहाँ पे एक्सिस बैंक में 1140 के स्टॉप लॉस के साथ एक खरीदारी की सलाह है 1200 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, एक्सिस बैंक हो गया आपके लिए 1200 रुपए के टारगेट के साथ इसको खरीदना है। और आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग में चौतरफा तेजी का माहौल है। इक्का दुक्का स्टॉक अगर आप छोड़ दीजिए, आईसीसी और कोटक थोड़े से कमजोर नरम दिख रहे थे, अदरवाइज आप एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, ये तमाम शेयर आज चल रहे हैं। 2% ऊपर एक्सिस बैंक है, तो इसमें आपके लिए तेजी करने की सलाह है 1140 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। राजेश जी आपके पास आएंगे। सर जैसे डिम्पी बोल रही थी कि आपके लिए काम काफी बढ़ गया होगा, 45 नए स्टॉक्स आ गए हैं और देखिए एक्शन भी दिखा रहे हैं। आज कह रहे हम लिस्ट उठा के 45 की देख लें तो उसमें बहुत सारे स्टॉक्स ठीक ठाक रफ्तार दिखा रहे हैं। क्या उनमें से कोई स्टॉक आपने चुना है और ये भी बता दीजिएगा कि क्या आप रेकमेंड कर रहे हैं? तो देखिए, जो नए स्टॉक्स आए उसमें काफी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम था। फर्स्ट हाफ में काफी इंटरेस्टिंग मूव बने थे नए स्टॉक्स में। लेकिन अभी जो स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी पहले से ही F&O यूनिवर्स के स्टॉक्स हैं। उसमें पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है मेटल स्पेस से। मेटल स्पेस में भी एक अच्छा मोमेंटम है, तो हिंद कॉपर पे हमारी नजर है। हिंद कॉपर में अगर देखें तो एक करेक्शन के बाद यहाँ पे डेली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक होगा जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से करेक्शन के बाद स्टॉक में रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, हिंद कॉपर पे बाय करने की सलाह 298 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 281 का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है टाटा कम्युनिकेशन। यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन हमने ऑलरेडी पिछले 2 महीनों में देखा है। स्टॉक में देखें तो लोअर साइड पे एक बेस बिल्डिंग एक्टिविटी यहाँ पे होते हुए दिख रही है। 1700 के आसपास स्टॉक ने एक बेस बनाया है और अब पिछले 2-3 सत्र से अगर हम देखें तो स्टॉक में एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है एक कंसोलिडेशन रेंज का। जिस तरीके के डेटा बने हुए हमें लगता है टाटा कम्युनिकेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट अनफोल्ड होते हुए दिखेगा। 1870 तक के अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। डाउन साइड में 1785 का स्टॉप लॉस रखना होगा। एंड तीसरा स्टॉक अगेन बैंकिंग स्पेस से, यहाँ पे हमें लगता है कि एक अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं सारे लार्ज कैप बैंक में, जिसमें अभी हमें पसंद आ रहा है आईसीआईसीआई बैंक भी। आईसीआईसीआई बैंक अब कंफर्टेबली जिस तरीके से 1300 रुपए के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यहाँ पे ये मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा और स्टॉक में पोटेंशियल है अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो 1345 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे 1288। ठीक है, आईसीसी के लिए 1345 का टारगेट, 1288 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अच्छे से रिकवर किया हुआ ये शेयर है इंट्राडे में और अब बाकायदा आधे % ऊपर कारोबार कर रहा है। एक बार इसका इंट्राडे चार्ट लेकर आइए, उससे चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्यों आखिर राजेश जी इसको रेकमेंड कर रहे हैं। दूसरा शेयर हो गया टाटा कम्युनिकेशन का। एक कहीं ना कहीं रेंज में भी था और ऊपरी स्तरों से नीचे भी हमने देखा था पिछले 2-2.5 महीने में, लेकिन अब लोअर लेवल से अपने सपोर्ट्स को पक्का करके ये शेयर 100 रुपये चल गया है, 1800 रुपये के पार निकला है और ये आपके रडार पर होना चाहिए। और तीसरा जो शेयर है वो है हिंद कॉपर का। आज हम देख रहे हैं कि मेटल इंडेक्स में लगातार तीसरे सत्र में तेजी बनी है और सिलेक्टिव स्टॉक्स चल रहे हैं मेटल के, उसमें आपके लिए हिंद कॉपर हो गया। ये 3 के 3 तेजी के शेयर राजेश जी की तरफ से। देवांग नमस्कार, आप बताइए आपके शेयर कौन से हैं? सारे तेजी वाले ही हैं?
नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। दोनों तेजी की तरफ के ट्रेड है। फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा BEL। डिफेंस सेक्टर्स में काफी अच्छा एक हमने देखा, एक अट्रैक्शन देखने मिला है। तो यहाँ पे BEL में हम देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, काफी एक बेस अच्छा बना है, सपोर्ट लिया है। तो BEL खरीदने की सलाह है। 306 का स्टॉप लॉस रखना है 324 के टारगेट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट का फूड का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे, स्टॉक में आफ्टर द करेक्शन एक सपोर्ट लिया, तो 200 डेमा का सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया। एक अच्छा एक पैटर्न बना है ऑन द डेली चार्ट। तो जुबिलेंट फूड खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 644, टारगेट है 678। और खरीदारी की आती हुई जुबिलेंट फूडवर्क 678 के टारगेट्स को मद्देनजर रखते हुए 656 इस वक्त ट्रेड करता हुआ इस स्टॉक दिख रहा है। 644 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। और डिफेंस क्षेत्र जो है इस पर लगातार एक्सपर्ट्स का भरोसा कायम। और डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई एक और कॉल हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आती हुई BEL 324 के टारगेट्स को मद्देनजर रखे 306 का एक स्टॉप लॉस। 1.5% तक की तेज यहाँ पर नजर आ रही है। 311 तक के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ हरे निशान के साथ। सो क्लियरली जो टेक्निकल ट्रेड्स और कॉल्स आपके सामने आ रहे हैं वो सारे के सारे खरीदारी की तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये भी एक सेंस है कि बाजार का मूड माहौल जो है बेहद पॉजिटिव बनता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जहां टेक्निकल सिनेरियोज आप समझ रहे हैं, रोहन से फंडामेंटल आउटलुक मार्केट का जानना बेहद जरूरी है। गुड आफ्टरनून रोहन, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। बाजार में देखिए चौतरफा तेजी का मूड माहौल तो बनता हुआ दिख रहा है। खाली कंजम्पशन एक थीम है जिसकी स्टोरी इतनी अच्छी फिलहाल नहीं नजर आ रही है। लेकिन इसके तरह अगर देखेंगे ऑटोमोबाइल स्पेस, फाइनेंशियल्स, बैंकिंग, हर तरफ अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी बैंक्स एंड फाइनेंशियल से ही शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरह की तेजी हम बड़ी दिग्गज बैंक्स और साथ ही छोटी मझौली बैंक्स में देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं इस पूरी के पूरे थीम, इस पूरे के पूरे सेगमेंट को आप? या गुड आफ्टरनून। सी बहुत ये पूरे सेक्टर में, ये पूरा क्वार्टर रिजल्ट्स में आप देखोगे तो दो सेक्टर्स ने बहुत अच्छा सरप्राइज किया है स्ट्रीट्स पे। एक है IT और सेकंड है बैंकिंग फाइनेंशियल्स, BFSI जो हम बोलते हैं। हमारा उसमें टेक ये है कि हमको आज भी ऐसा लग रहा है कि SBI, इंडियन बैंक, फेडरल बैंक इज अवर की पिक्स। बट या HDFC इज ऑल्सो लुकिंग इंटरेस्टिंग। तो ये पूरा सेगमेंट जो आप देखोगे कि तकरीबन मोटा मोटी फ्रॉम लास्ट 1-2 years हैज बीन सेक्लूडेड, और साथ में नंबर्स हैज बीन बेटर एंड बेटर। आप SBI का पैट देखोगे और सामने SBI का ग्रोथ देखोगे तो वो लीनियर नहीं है। पैट बहुत बढ़ गया पर प्राइस वही के वही रहा। तो हमको लग रहा है कि एक से दो क्वार्टर में ऐसा होगा कि SBI और स्पेसिफिकली इन सर्टन बैंक्स व्हिच आई हैव टॉक्ड विल डू मोर बेटर। सो बैंकिंग इज लुकिंग वेरी गुड एंड SBI हैपेंस टू बी अवर टॉप पिक। बैंक्स फाइनेंशियल्स में इस वक्त सेंटिमेंट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। और थीम बेस्ड अगर स्पेस की भी बात करें, अच्छा खासा एक्शन बैंकिंग शेयरों में देखने को भी मिला है। SBI, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा आज के सत्र में करीब 3 से 5% तक की मजबूती देख चुके। वहीं लार्जर प्लेयर्स लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक अगर आप देखेंगे वहाँ पर भी मजबूती के साइंस क्लियरली जो है नज़र आ रहे हैं। सो बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स और फाइनेंशियल्स पर आगे बात भी करेंगे। फाइनेंस स्पेस से जुड़ी काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो कि आज अच्छा खासा एक्शन दिखा रही है, तो इस पर भी एक फोकस होना चाहिए। लेकिन RBI का प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का नियम जो है, इस नियम में अगले साल कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि RBI के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नियम जो है उसमें इनोवेशंस होते हुए दिखेंगे। कुछ प्रावधानों पर अब भी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा और सोच विचार जो है वह जारी है। लेकिन क्या है ये प्रावधान और आगे किस तरह के डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आ सकते हैं, इस पर सारी जानकारी लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए। RBI का जो ड्राफ्ट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नॉर्म्स है इंफ्रास्ट्रक्चर की, सेक्टर की जहाँ तक बात करें, उससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है कि कुछ जो प्रोविजंस हैं ड्राफ्ट प्रपोजल की अगर बात करें, उस पर अभी चर्चा चल रही है स्टेक होल्डर्स के साथ। उसको अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। लिहाजा इस बात की अब ज़्यादा संभावना है कि अगले साल ही ये जो ड्राफ्ट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग से संबंधित नए नियम हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर DFS और RBI ऑफिशियल्स के साथ एक और राउंड की बैठक हुई है। खासकर इस बात पर चर्चा हुई है कि ये जो 5% का जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग प्रोविजनिंग नॉर्म्स है उसमें किस तरह से ढील दी जाए और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि जब से RBI ने ड्राफ्ट रूल्स जारी किए हैं तब से इस मसले पर चर्चाएं चल रही हैं। सारे स्टेक होल्डर्स जिसमें बैंक्स, IBA
NBFCs और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने कमेंट्स RBI को सौंपे हैं। उसके बाद जो अलग अलग प्रोविजंस हैं उस पर डिस्कशंस भी चल रहे हैं और इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि इसका नकारात्मक असर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर न पड़े। दरअसल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका व्यू ये है कि अगर इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इंफ्रा सेक्टर के लिए जो क्रेडिट फ्लो है उसमें दिक्कतें आ सकती है और इस बात को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उस सेक्टर पर न पड़े। और इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम ऐसे प्रोविजंस हैं जिस पर चर्चाएं चल रही हैं। इन स्टेक होल्डर्स ने ड्राफ्ट रूल में कुछ संशोधन की भी मांग की है और उम्मीद ये की जा रही है कि RBI कुछ रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करेगा। सूत्र बता रहे हैं कि जो फाइनल गाइडलाइंस हैं वो जनवरी 2025 तक जारी किए जा सकते हैं और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बिल्कुल प्रकाश, बहुत शुक्रिया ये एक्सक्लूसिव खबर हम तक पहुंचाने के लिए। सो क्लियरली बैंक्स फाइनेंशियल्स फोकस में है और इस पर और NBFCs को लेकर आगे कुछ और डेवलपमेंट्स की बातचीत भी आती हुई देखने को मिल रही है। ET नाउ स्वदेश के एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर। लेकिन बाजार में जो तेजी है, इस तेजी में मेजर प्लेयर्स और लार्जर प्लेयर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें HDFC बैंक, L&T, SBI, एक्सिस बैंक, अडानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। इसके इतर अगर आप देखेंगे भारतीय एयरटेल, ITC, सन फार्मा, हीरो मोटर कॉर्प, एशियन पेंट्स जैसे काउंटर हैं जहां पर लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल मार्केट का अंडरटोन अगर देखेंगे वो काफी बुलिश और पॉजिटिव। टेक्निकल और फंडामेंटल अपडेट्स तो बाजार पर हमारे एक्सपर्ट्स लगातार आपको बता ही रहे हैं, लेकिन अब वक्त है ऑप्शन के चैंपियन जानने का। ऑप्शंस के चैंपियन में आज हमारे साथ ऑप्शन की रणनीति लेकर कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले जुड़ गए हैं। अमोल, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सी ऑप्शन की रणनीति आप लेकर आए हैं आज? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। मुझे टाटा स्टील का दिसंबर सीरीज का 150 का कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा है। 2.30 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी एक थोड़ा सा ऊपर है। तो पोजिशनल है, टारगेट 4.5 का है और स्टॉप लॉस उसका 1.60 का है। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 12,100 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3850 का। आज जरूर दबाव में, आज जितना मार्केट चला है उतना चला नहीं, मतलब थोड़ा सा ब्रॉडर टेक्सचर अगर हम देखते हैं तो स्टॉक एक रेंज को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। डेली सेटअप भी बता रहे हैं कि हायर बॉटम फॉर्मेशन है जो आने वाले दिनों में कंटिन्यू रह सकता है। ओवरऑल सेटअप अच्छा है। आई थिंक विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाइंग व्यू पे रहना चाहिए। ये ऑप्शन की रणनीति हम तक पहुंचाने के लिए तो क्लियरली टाटा स्टील के 150 की कॉल खरीदने की राय अमोल की तरफ से ऑप्शन की स्ट्रैटेजी में आती हुई 2.3 के लेवल्स पर आपको मिलती हुई ये देखने को मिलेगी। लक्ष्य 4.5 रुपए का मानकर चले, 1.6 यानी ₹1.60 का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। अगर इस कॉल को आप प्रैक्टिस करते हैं, अधिकतम मुनाफा 12,100 का होने की संभावना है और अगर लॉस होता है तो अधिकतम नुकसान जो है 3,850 का होता हुआ दिख सकता है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे, F&O ट्रेड से जुड़ा। F&O ट्रेडिंग जो है वो रिस्की है। F&O ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। F&O ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। तो अपने एडवाइजर से सलाह लें, सोचे समझे रिसर्च करें, उसके बाद ही F&O में ट्रेडिंग करें। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार मार्केट का एक्शन जारी रहेगा। आप कहीं ना जाएं, बने रहें। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मार्केट्स के अंदर तो देखिए स्ट्रेंथ बनी हुई है, लेकिन आज आप एक चीज़ मैं आपको बताऊं जो सुबह आज चंदन जी भी कह रहे थे और जो मैंने भी आज नोटिस किया, काफ़ी दिनों के बाद आप लॉन्ग पोजीशंस चल रही हैं आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्केट में अच्छी बाइंग भी है, लेकिन आज की डेट में कम से कम कुछ एक ऐसे शेयर्स आए हैं सिस्टम में जहाँ पे बिल्डअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक बार ज़रा आप टाटा एलेक्सी का एक शेयर दिखाइए। सुबह हमने इसको डिस्कस किया था, करीब 5% अभी ऊपर आ चुका है। अगर आपको याद होगा तो सुबह इसके बारे में हम आपके सामने एक डेरिवेटिव्स की इंटेलिजेंस भी रख रहे थे। आप देखो, एक तरफा खींचने के बाद ये सरेंडर नहीं किया। इसके फ्यूचर वाली प्लेट दिखा सकते हो? अगर आप दिखा सकते हो तो एक बार ज़रा दिखाना। क्या शानदार बढ़िया मूव इस शेयर के अंदर बिल्डअप के तौर पर देखने को मिल रहा है। कुछ और शेयर भी हैं। यूनियन बैंक भी दिखाना, ठीक है, एंजल वन भी दिखाओ, सुबह डिस्कशन हुआ था। CSC, अगर ये सब शेयर्स दिखा सकते हो तो एक बार ज़रा दिखा दो। इनके फ्यूचर्स की जो ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे लिखा होता है, अगर वो दिखाओ। नहीं दिखा पाओ तो यही दिखाओ सामने। ये सारे के सारे शेयर्स जिनके मैं नाम ले रहा हूँ ना, इनका बहुत ही बढ़िया बिल्डअप है। JSW स्टील, JSL के नाम से मिलेगा आपको, ठीक है। एक और लास्ट बता देता हूँ, वो है
TI इंडस्ट्रीज़ के नाम से एक शेयर, ठीक, बस ये आप रफ इसको ऐसे ही समझ के चलो। तो इनमें से 1-2 शेयर पकड़ते हैं। राजेश सर, ये टाटा एलेक्सी तो बहुत बढ़िया चला, 5% है और लग भी रहा है कि अच्छा मूव देगा। एक बार ज़रा चेक करोगे आप टाटा एलेक्सी? तो देखिए बिल्कुल डिम्पी जी, एक काफी अच्छा मूव स्टॉक में देखने को मिला। अगर हम इसको डेली चार्ट पे अगर देखें तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे विथ वॉल्यूम एक्शन आज होते हुए दिखा है। तो ये एक साइन है ट्रेंड रिवर्सल का। स्टॉक में करेक्शन का दौर था, उसको आज रिवर्सल यहाँ पे बनते हुए दिखा है, फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट होते हुए दिखा है। स्टॉक अब आज 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। और F&O में नई एंट्री होने के बाद स्टॉक में ये जिस तरीके का मूव बना है, हमें लगता है अब ये स्टॉक अगर 7,000 और 6,950 के लेवल के ऊपर बना रहता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट 7,250 से 7,300 की तरफ 7,350 की तरफ बहुत जल्द बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो टाटा एलेक्सी पे ट्रेड लॉन्ग साइड का होल्ड रख सकते हैं, 7,000 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें और 7,250 7,300 के टारगेट के लिए। ठीक है, डन। ये काफ़ी बढ़िया शेयर आपको दिखा है आज, और इसके अलावा कुछ शेयर और भी हैं। इस सरकारी कंपनीज़ को एक बार या सरकारी बैंक्स को एक बार दिखा सकते हैं। PSUs बैंक का एक अलग से इंडेक्स बना हुआ है, PSUs बैंक इंडेक्स के नाम से होगा। एक बार ज़रा वो पहले फायर करना, और उसके बाद जिनके मैं शेयर्स के नाम लूँ आप वो भी फायर करना। यूनियन बैंक ये फायर करो, बैंक ऑफ इंडिया ये फायर करना, और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, PNB, ये कुछ ऐसे सरकारी बैंक हैं जिनमें आज बिल्डअप बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। अमूमन जितने शेयर्स मैंने बोले सब बढ़िया होंगे। और PSUs बैंक इंडेक्स फायर करो। रोहन भाई एक चीज़ बताइए, ये कुछ हद तक इस पॉलिसी को डिस्काउंट कर रहे हैं या फिर ये बिना पॉलिसी का ही मार्केट के अंदर एक वैल्यूएशन का जो थोड़ा फ्रॉथ था वो छट गया है, इसलिए ये ऊपर आ रहे हैं वापस से? देखो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना कि इस देश के अंदर कोई सरकार बदल गई या GDP बढ़ गया या टैक्स का कलेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आ गया। बैंक तो मैक्रोस पे ही रिएक्ट करते हैं, और मैक्रोस पे रिएक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ खबर चाहिए, वो एब्सेंट है अभी। तो फिर ये रिएक्शन किस चीज़ का है? ये जो वैल्यूएशन का फ्रॉथ था वो हटा, इसलिए ऐसा चल रहे हैं? हुआ है, दो चीज हुई है, दो रेदर तीन चीज हुई है। एक तो मार्केट अच्छा सा करेक्ट हुआ और 11.5% करेक्ट हुआ, निफ्टी 500 वहां पे रिकवरी आई। तो मार्केट वही देखती है कि यहाँ से कौन से सेक्टर है जहाँ पे ग्रोथ लास्ट क्वार्टर में नंबर रुके थे। तो वहां पे बैंकिंग के एक नंबर थे और सामने ये न्यूज भी आया। ओवरऑल बैंकिंग मिल भी रहा था अच्छे डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पे, बहुत कंसोलिडेशन किया था और नंबर भी ठीक आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट वाज द मिक्स ऑफ ऑल 2-3 थिंग्स विच केम ओवर। और बहुत जगह पे एक सेक्टर रोटेशन भी हो रहा है कि वहां पे जो कैपेक्स वाले बिजनेस से वहां से पैसा एक ओपेक्स टाइप के बिजनेस पे आ रहा है। तो पॉलिसी में क्या आएगा वो तो आई एम नॉट द राइट पर्सन, मुझे नहीं पता है। पर आई थिंक सो एक्सपेक्टेशन साथ में वैल्यूएशन प्लस एक अच्छा नंबर्स, ये तीनों का मिश्रण से वी आर सीइंग सम गुड ग्रोथ इन बैंक एंड ये चालू हुआ है। दिस इज मोर, हमको लग रहा है कि बैंक निफ्टी और 7 से 10% और बढ़ सकती है यहाँ पे विथ ऑल द कैलकुलेशन डन। निफ्टी बैंक को लेकर, बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर बेसिकली ये व्यू है। राजेश जी, जो नए F&O स्टॉक्स हैं ना उन्हीं के बारे में जरा फिर से आपसे जानकारी चाहेंगे। एक शेयर है एंजल वन जो F&O में आया है, काफ़ी अच्छे से कमाई करा के वैसे दिए है शेयर ने लोगों को, लेकिन आज भी देखिए अच्छी रफ्तार है शेयर में, करीब 4.5-5% के आसपास की, और 25-26 रुपये के आसपास तक ये शेयर गिरा, वहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है इसमें। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट भी आई है, एक ब्रोकरेज हाउस ने दूसरे ब्रोकिंग फर्म पे रिपोर्ट जारी की है और 36 रुपये का टारगेट दिया है मोतीलाल ओसवाल ने। आपको कैसा लग रहा है सर इसका स्ट्रक्चर, और आप क्या टारगेट्स देख रहे हैं? तो बिल्कुल देखिए काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक बना है, लोअर साइड पे जो करेक्शन हुआ था स्टॉक कंफर्टेबली अब जिस तरीके से अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक में हमें लगता है 3250 से 3300 की तरफ तो ये चाल बढ़ते हुए दिख सकती है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे व्यू बुलिश ही है। अभी जिन्होंने ऑलरेडी ले लिया है ट्रेड उनके लिए होल्ड करने की सलाह है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो ट्रेल कर लेना चाहिए वो होना चाहिए करीब 3030 के आसपास, और अपसाइड के टारगेट 3200-3250 तक हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है,
एंजल वन के लिए 32 रुपए तक के टारगेट। एक शेयर जो एफनो में फिलहाल आपको सबसे ज़्यादा नीचे दिखेगा वो है ग्रीन्यूज़ का। दरअसल इनकी बहुत ही क्रूशल प्लांट है, हैदराबाद में है, गगिलापुर एक जगह है, वहाँ पर इनका प्लांट है जिससे सबसे ज़्यादा इनकी आय भी आती है। और उस प्लांट के लिए जो यूएसएफडी ने OAI यानी कि ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड दिया है। कुछ प्लांट में प्रैक्टिसेस को लेकर कुछ कंसर्न्स हैं। आपको बता दें, पहले भी खबर आई थी कि 6-7 ऑब्जर्वेशंस दिए थे और जो जांच हुई थी 26 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में इस प्लांट की जांच हुई थी। आज ये झटका 10% ये शेयर नीचे, फिलहाल थोड़ा सा ट्रेडिंग हॉल जैसा माहौल होगा। 535 रुपये के आसपास का भाव है। राजेश जी, आप ही जरा चेक कर लीजिए सपोर्ट्स लेवल कहां पर है इसके। तो देखिए, आज ये न्यूज़ के चलते स्टॉक में एक अच्छा शार्प करेक्शन देखने को मिला है और ऑलमोस्ट अपने लोअर सर्किट को इसने ऑलरेडी हिट किया अभी। हमें लगता है कि ये जिस तरीके से स्टॉक में गिरावट आई है, ये अपने क्रूशियल लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो कि है करीब 525-530 के आसपास का। अगर ये 525 के लेवल को भी तोड़ता है तो हमें लगता है ये गिरावट में फर्दर यहाँ पे 495 की तरफ भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है गिरावट। तो 525 जिसके आसपास ही अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वो लेवल को देखना होगा। अगर वो टूट जाता है तो फिर ये फर्दर यहाँ से 4 से 5% का कट और भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में। क्रैश जो है वो और ज़्यादा एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। 535 के लेवल्स पर दिन के निचले स्तरों पर ग्रैन्यूल्स इंडिया का स्टॉक करीब 10% की बिकवाली का दबाव झेलता हुआ। लेकिन आज बाजार को सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे, हर सेक्टर हर पॉकेट में आप एक्शन ही देख पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ फार्मा और FMCG डिफेंसिव्स आज बाजार को संभालने का काम नहीं कर रहे हैं फॉर अ चेंज, और साथ ही FMCG स्पेस में भी हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव। लेकिन इसके ठीक विपरीत IT पैक पर एक नजर होनी चाहिए। निफ्टी IT इंडेक्स को एक बार टीवी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है। जहां फार्मा एज अ डिफेंसिव बाजार को नहीं संभाल रहा है, एज अ डिफेंसिव IT में अच्छा खासा एक्शन, करीब 200 अंकों की मजबूती। और IT में चाहे लार्जर प्लेयर्स देख लीजिए या फिर छोटी मझौली IT कंपनियां, वो भी अच्छा खासा एक्शन दिखा रही है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक को पुल अप करेंगे और साथ ही KPIT टेक्नोलॉजी के स्टॉक को। KPIT टेक्नोलॉजी पर आज सुबह JP मॉर्गन की एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, जहां उन्होंने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में करीब 3% की तेजी और KPIT टेक जो 1434 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। JP मॉर्गन की रिपोर्ट का मानना है कि 1900 तक के लेवल्स भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं। देवांग, IT स्पेस में आपसे ही राय जानना चाहेंगे। एक तो KPIT टेक जहां पर 7% के अप मूव्स दिन के उच्चतम स्तर पर यह स्टॉक ट्रेड करता हो, वन साइड अप मूव दिन की शुरुआत से देखने को मिले हैं, और साथ ही ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। ओरेकल फाइनेंस सर्विस की बात करें तो स्टॉक अच्छा एक मूव देखने मिला है और ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड पॉजिटिव है। अभी भी फर्दर यहाँ से अपसाइड देखने मिल सकता है। अराउंड 13,200 तक के लेवल स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहिए 12,000 का। ये स्टॉप लॉस से स्टॉक में एंट्री की जा सकती है। जहां तक KPIT टेक्नोलॉजी की बात करें, डेफिनेटली स्टॉक में आज एक अच्छा मूव देखने मिला है, बट ओवरऑल अभी जो स्ट्रक्चर है, आई थिंक अभी एक जो स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव है। तो जब तक स्टॉक 1470 के अबाव नहीं जाता है, तब तक आई थिंक अवॉइड किस तरह रहेगी स्टॉक। टेक अच्छा खासा चल गया, पोजीशंस अगर हैं उसे इंटैक्ट रखें, नई पोजीशन से दूर रहने की राय। लेकिन ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के चार्ट्स जो है वो दुरुस्त काफी नजर आ रहे हैं। इस वक्त यहाँ से मजबूती पूरी तरह से एंटिसिपेटेड है। रिटेल स्पेस में स्विगी और साथ ही जोमेटो के चार्ट्स को पुल अप करते हैं। राजेश जी, वैसे डेटा स्ट्रक्चर कम रहेंगे स्विगी के क्योंकि ताज़ा लिस्टिंग है, लेकिन कंपनी के नतीजे आ जाने वाले हैं पोस्ट लिस्टिंग फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स, और नंबर्स से ठीक पहले मजबूती का ट्रेंड दिखाने के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ भी हुआ है स्विगी का स्टॉक। आज सुबह अच्छी तेजी थी और इस वक्त भी करीब 3-3.25% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इस स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? स्विगी वर्सेस जोमेटो एक डिबेट ही बहुत चला है, उस पर आपकी राय क्या होगी? तो देखिए, स्विगी जोमेटो दोनों ही स्टॉक में मोमेंटम तो अच्छा देखने को मिला है पिछले कुछ हफ्तों में। स्विगी को देखें तो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, हालांकि डेटा लिमिटेड है, लेकिन लिस्टिंग के बाद से स्टॉक ने जिस तरीके की चाल पकड़ी है, स्टॉक में इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पे बनते हुए दिखे। हमें लगता है स्विगी का जो फॉर्मेशन बना है अभी, लिमिटेड जो टाइम फ्रेम हमें अवेलेबल है उसके हिसाब से हमें लगता है यहाँ पे 485-490 का जोन इमीडिएट नियर टर्म सपोर्ट जैसा काम करेगा। अगर ये 485 के नीचे नहीं फिसलता है तो हमें इस लगता है कि इसकी ट्रेजेक्टरी फर्दर अपसाइड में कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। हो सकता है स्टॉक में फिर 540-550 की तरफ भी अपसाइड के टारगेट आते हुए दिखे। वहीं हम जोमेटो को देखें तो जोमेटो तो अब F&O में भी नया इंक्लूजन हुआ है।
हालांकि जोमेटो का ओवरऑल स्ट्रक्चर शॉर्ट टू मीडियम टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बुलिश ही है। मंथली चार्ट पे देखें तो स्टॉक एक कंटिन्यूस अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, जो दिखाता है कि स्टॉक में एक सस्टेन बाइंग एक्शन है छोटी मोटी गिरावट में। जोमेटो में हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बने रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक इमीडिएट हर्डल जो है वो करीब है 285 टू 90 के जोन में। अगर ये 290 का जोन क्रॉस कर लेता है तो इसके 330 तक के लक्ष्य आते हुए दिख सकते हैं। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से तो यहाँ पे भी होल्ड रखने की सलाह है या फ्रेश बाय भी किया जा सकता है डिप में। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 268 के आसपास। स्टेट का स्टॉप लॉस और फ्रेश बाइंग के मौके बनते हुए जोमेटो के चार्ट स्ट्रक्चर पर इस वक्त नजर आ रहा है। एफएनओ इंक्लूजन की जो सूची है, इस सूची का भी हिस्सा है जोमेटो। लेकिन इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर को अगर देखेंगे, अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। अप साइकिल का ट्रेंड जो है वो जारी है और आज के सत्र में भले ही रियल एस्टेट्स के अलावा काफी सारे सेक्टर्स हैं जो कि बाजार को संभाल रहे हैं, लेकिन इस स्पेस में भी आप देखेंगे हरे निशान के साथ ही ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। रोहन, सवाल रियल एस्टेट के साथ साथ सीमेंट पर भी होना चाहिए, क्योंकि सीमेंट शेयरों में आज रियल एस्टेट काउंटर से ज्यादा अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और कल ही की बात है, जेफरीज की एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट का भी ये कहना है कि सेकेंड हाफ ऑफ FY25 से सीमेंट कंपनियों के लिए, सीमेंट सेक्टर के लिए ओवरऑल जो कंसर्न्स हैं, चाहे फिर वो इनपुट कॉस्ट को लेकर हो, डिमांड सिनेरियोज को लेकर हो, कम होते हुए नजर आएंगे। आपकी रीडिंग सीमेंट प्लेयर्स पर क्या कहती है? कनेक्टिंग सेक्टर्स हैं रियल एस्टेट, सीमेंट एंड होम डेकोर। जो सेक्टर है मर्ज ऑफ ईच अदर, हमको लग रहा है कि ये एक 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 कंसिस्टेंट पॉइंट पे है। बहुत ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं लग रहा। अल्ट्राटेक ऑफ कोर्स इट्स अ लीडर इन टू इट। तो जैसे हमारी भी बात हो रही है, तो क्या हुआ है कि लास्ट 2 क्वार्टर ये पूरा सेगमेंट बहुत स्लो डाउन में हुआ है, बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर में ज्यादातर वेस्ट और नॉर्थ में हीट वेव था और सेकंड क्वार्टर में बारिश के हिसाब से था। तो हम कंसिस्टेंट जो डीलर्स उसके साथ बात कर रहे हैं, तो ये क्वार्टर में एक अपलिफ्टमेंट आ रहा है। तो वी विल सी गुड नंबर्स इन दिस क्वार्टर 1 इन ऑल द 3 सेगमेंट। बट इन स्पेसिफिकली इन रियल एस्टेट आप बात करूं तो हमको एक बहुत ऑड रियल एस्टेट का आईटी पार्क वाला जो पार्क बनाते हैं वो सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। द लेवल ऑफ द कैश फ्लो दे हैव और जो डेट लेवल नीचे लेके जा रहा है, तो उस हिसाब से अच्छा लग रहा है। सो ऑन होम डेकोर एंड सीमेंट आई थिंक सो दिस क्वार्टर विल बी बेटर। और आईटी पार्क वाला बिजनेस इन आईटी इन रियल एस्टेट स्पेस इज इंटरेस्टिंग। That's quite an interesting observation and in fact even I second the thought, क्योंकि रियल एस्टेट की जब हम बात करें, सिर्फ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट ही नहीं, इसके अलावा अगर आप देखेंगे कमर्शियल रियल एस्टेट और ऑफिस स्पेस, आईटी पार्क से जुड़े जो डेवलपमेंट्स हैं उसके चलते जो कंपनियां हैं जो इस स्पेस से ताल्लुक रखती है, इस पर नज़र होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्शन और एक्शन काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का। मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं। 3 बजे बाजार में कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है और इस वक्त खबरों वाले कौन से शेयर्स हैं बताने के लिए। गुड आफ्टरनून गौरव, बताएं। जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया के साथ, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। अगर हमने देखा तो US FDA की तरफ से एक कहीं पे क्लासिफाइड किया है उन्होंने कागिलापुर फैसिलिटी को ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड कह के। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑफिशियल इसी स्टेटमेंट के बाद हमने देखा कि स्टॉक में भी एक काफ़ी अच्छा फॉल हमें देखने को मिला। और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पर अगर हम इस फैसिलिटी की बात करें तो काफ़ी क्रूशियल फैसिलिटी है। लगभग 50% से भी ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो इस फैसिलिटी से आता है। अगर हम बात करें सितंबर में, तो सितंबर में हमने देखा था कि US FDA की तरफ से फॉर्म 483 आए थे जिसमें 6 ऑब्जर्वेशंस आए थे। और उसके बाद जब हमने देखा था कि एक पॉज लेने को मिला था कंपनी को इस फैसिलिटी के ऊपर, तो वहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिला था ऑपरेशनलिटी पे। और इसी के चलते हुए हमने देखा कि एक शार्प फॉल इसके बाद हमने स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसमें हमें एक तेज़ी देखने को मिल रही है। सबसे पहले आता है NBCC। यहाँ पे कंपनी को 213 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला है दिल्ली से। इसके अलावा बात करते हैं टाटा पावर की, क्योंकि यहाँ पे भी कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट मिला है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको एक नया प्रोजेक्ट मिला है, वो कमीशन करने वाली है 431 मेगावाट का एक DC सोलर प्रोजेक्ट जो कि मध्य प्रदेश में होने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं ग्लैंड फार्मा की, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को US FDA की तरफ से अप्रूवल मिला है एक ड्रग के लिए जिसका मार्केट अपॉर्चुनिटी जो है वो $116 मिलियन का था अगर हम पिछले 12 महीने की बात करें तो। और आखिर में बात करते हैं स्विगी की। इस स्टॉक में हमने देखा कि आज के दिन में तेज़ी देखने को मिली थी और उसका मेन रीज़न ये है कि स्विगी जो है वो सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आज जारी करेगा। सबसे पहले मतलब लिस्टिंग के बाद के सबसे पहले ये रिजल्ट्स होने वाले हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स। और इसके बाद अगर हम बात करें अनुमान की, तो ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि रेवेन्यू में कहीं पर 10% की इंक्रीज देखने को
मिल सकती है और लॉसेज जो है उसमें भी एक नैरो होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। और ओवरऑल हमने देखा स्टॉक में भी तो एक तेज़ी देखने को मिली है। तो खबरों के दम पे इन सब स्टॉक्स में आज अच्छा एक्शन भी देखने को मिला। आगे जाके भी इन सब स्टॉक्स में नज़र रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। गौरव, शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी और खबरों वाले शेयर्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो क्लियरली स्विगी जिसका जिक्र हमने अभी अभी किया, इसके अलावा ग्रैन्यूल्स इंडिया, एनबीसीसी, टाटा पावर जैसे स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के चलते आज फोकस में रहेंगे। इस पर बातचीत भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे बीटीएसटी, एसटीबीटी कॉल्स और मार्केट का एक्शन आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में फिर से। इस बीच हम देख रहे हैं कि स्विगी के नतीजे आ गए हैं और कंपनी का घाटा थोड़ा सा ऐसे ही लेकिन बड़ा है। 600 करोड़ रुपए का घाटा था पिछली तिमाही में और अब घाटा जो है 626 करोड़ रुपए पर आया है। अभी अभी ये अपडेट्स आ रहे हैं आपके सामने। 1% शेयर में तेजी है। आपसे जानना चाहेंगे रोहन जी, एक बार स्विगी के बारे में आप व्यू दीजिए। लिस्ट हो गई कंपनी है, काफ़ी उत्साह था इसको लेकर, लेकिन जोमेटो से तुलना इसकी हमेशा की जाएगी आगे। अगर सेम स्पेस में किसी को अगर लेना है तो जोमेटो क्यों छोड़ दें, स्विगी क्यों ले, ये सवाल पूछा जाएगा। क्योंकि जोमेटो प्रॉफिटेबल हो गई है, साइज के हिसाब से बड़ी कंपनी है, विस्तार भी कर रही है। स्विगी अभी थोड़ी थोड़ी पीछे है। नतीजों को आप कैसे देख रहे हैं? खैर घाटे की उम्मीद तो थी, आप बताइए क्या करना चाहिए। एज ऑफ नाउ स्विगी में वी शुड होल्ड एक टाइम, थोड़ा वेट करके 6 महीने 8 महीने में, बिकॉज बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स और प्री आईपीओज कहीं ना कहीं 6 मंथ्स आफ्टर द राउंड सेलिंग आएगा और नंबर्स भी इतने इंटरेस्टिंग नहीं है। तो एक टाइम के लिए वी शुड स्किप आउट। अगर आपके पास जोमेटो है तो होल्ड करना चाहिए, वो कोई इशू नहीं है, पर आई थिंक सो स्विगी इज स्टिल अ वेट एंड वॉच। वेट इन वॉच। आज अच्छी तेजी थी स्विगी में वैसे, हालांकि अभी देखिए निचले स्तर पर आके ये कारोबार कर रहा। शुरुआत बहुत ही सॉलिड हुई थी। 541 रुपये 95 पैसे का भाव था नतीजों से पहले। नतीजा है उसके बाद हम देख रहे हैं कि शेयर ये दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। घाटा बढ़ गया है, 626 करोड़ रुपए घाटे का आंकड़ा इसका आया है। लेकिन एक बार ग्रेन्यूल्स के बारे में फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि ग्रेन्यूल्स में 10% का हम देख रहे हैं कि सर्किट लगा हुआ है, निचले स्तर पर ये कारोबार कर रहा है। हालांकि देखिए एफएनओ में सर्किट होता नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए ट्रेडिंग हॉल्ट होती है और उसके बाद वो खुलते जाते हैं। 10% से थोड़ा सा ज़्यादा अभी नीचे ग्रेन्यूल्स का शेयर आपको दिखेगा। लेकिन ये शेयर टूट क्यों रहा है? दरअसल गगिल्लापुर प्लांट को लेकर कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट्स आए हैं यूएस एफडीए की ओर से और उसके चलते ये गिरावट हो रही है। जरा इसको विस्तार से समझते हैं। हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण बताइए क्या खबर आई है और क्या अच्छा ठीक है, वरुण से थोड़ी देर में हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये झटका हम देख रहे हैं शेयर में, और रीजन ये है कि गगिल्लापुर प्लांट से इनकी जो आय आती है उसका 50% से ज्यादा अकेले इसी प्लांट से आती है और इसी प्लांट से अमेरिका समेत तमाम इमर्जिंग मार्केट भारत में दवाओं की सप्लाई भी होती है। तो एक ये झटका जरूर है। जो ये स्टेटस होता है OAI यानी कि ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी में जो करंट गुड एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं वो ठीक ठाक नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके चलते ये दिक्कत होती है। एक राय आपसे रोहन जी ग्रेन्यूल्स के शेयर पर भी चाहेंगे, कितनी बड़ी चिंता आप देख रहे हैं इसे? हमने अभी इस पे डिटेल नहीं किया है, पर अगर बेसिक पॉइंट से जाए तो चिंता तो 100% है। इससे एक हम पी रेटिंग का एक कट आ सकता है कि फ्यूचर अर्निंग पे एक डाउट आ सकता है, पर अगर विल नीड वन डे टू कम टू अ कंक्लूजन। ग्रेन्यूल्स को लेकर ये व्यू। चलिए फटाफट एक काम करते हैं, 3:20 के आसपास हो चले हैं। हमारे एक्सपर्ट्स रेडी हैं, उनसे समझ लेते हैं कि बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के रिकमेंडेशंस क्या हैं। राजेश जी शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए अपने बीटीएसटी सौदे। पहला स्टॉक पावर स्पेस से पसंद आ रहा है, टाटा पावर पे यहाँ पे बाय करने की सलाह है। ये स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बना है, हमें लगता है यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट इसका 440 445 की तरफ आते हुए दिख सकता है। टाटा पावर बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 422 रुपए के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है अपोलो टायर। यहाँ पे स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अब पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के यहाँ पे फॉर्मेशन बने, हमें लगता है एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी यहाँ पे होते हुए दिख रही है। 535 540 के टारगेट के लिए अपोलो टायर भी बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 512 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक हमें लगता है यहाँ पे बाय किया जा सकता है वो है जियो फाइनेंशियल।
जियो फाइनेंशियल में भी देखें तो एक अच्छा मोमेंटम F&O में इंक्लूड, ये भी नया स्टॉक ऐड हुआ है। और स्टॉक में जिस तरीके की आज मोमेंटम बनी है, यहाँ हमें लगता है ये स्टॉक 350 355 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 332 के आसपास। 332 का स्टॉप लॉस लगा के आप जियो फाइनेंशियल में BTST ट्रेड आप ले सकते हैं, ऐसा मानना है राजेश जी का। 3.25% के आसपास की तेजी ऑलरेडी शेयर में दिख रही है। देवांग जी, आपकी नजर कहां पर है बाजार में? क्या BTST करना है? BTST के लिए यहाँ पे इंडियन होटल्स को देख सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हाइट ऑफ रिटर्न स्ट्रक्चर में 790 के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री की जा सकती है इंडियन होटल्स में। 830 तक के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं इंडियन होटल्स। कुछ कुछ स्टॉक्स काफ़ी बढ़िया से आज मूव कर रहे हैं, इनफैक्ट वो तो कई दिनों से ही कर रहे हैं। लेकिन जब से नई लिस्ट आई है ना, तो नए शेयर्स को आप अलग से छांट छांट के देखो। आप आज में आपको देख के काफ़ी मज़ा आएगा। और उसमें से अभी एक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी है। हमें लग रहा था कि जब ये लिस्ट में आया नया तो शायद कहीं इसकी पिटाई ना हो जाए। ज़रा दिखाना 3-4 दिन का इसका बड़ा मूव होगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। एक बार ज़रा ये दिखाइएगा, है ना। उसके बाद कुछ कुछ शेयर्स में आपको और भी दिखाता हूँ जहाँ पे आज टॉप गेनर्स बने हुए हैं। वो शेयर्स डेरिवेटिव्स के ही हैं। जियो फाइनेंशियल्स दिखाई, ये देखिए 7 दिन में करीब 4%, एक मंथ में 4%, और ये आज 3.5% और है। बाकायदा डेज हाई भी ये चल रहा है। एक और शेयर भी है, वो है IGL। राजेश सर, ये IGL ने अपना जो AMP की गैस के प्राइजेस का एक झटका लगा था, जितना गिरा था उसका कितना % रिट्रेसमेंट कर लिया सर इसने? अगर ये 33% से ज़्यादा हो गया है, रिसेंटली जो फॉल था, अगर 33% से ज़्यादा हो गया है तो अभी और चलेगा क्या? इसका डैमेज पूरा हो गया? तो देखिए डिम्पी जी, रिकवरी जरूर बनी है लेकिन डैमेज अभी पूरा नहीं हुआ। बियरिश गैप अभी भी यहाँ पे इंटेक्ट है, जो कि बनी थी यहाँ पे 14 नवंबर के आसपास 406 रुपये से 366। ये एक एरिया है जहाँ पे बियरिश गैप फॉर्मेशन बना हुआ है स्टॉक में। हमें लगता है ये रिकवरी में जरूर अटेम्प्ट करते हुए दिख रहा है। 370 इसके लिए एक इमीडिएट हर्डल है। अगर ये 370 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक रिकवरी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है टुवर्ड्स 390 की तरफ। बट यहाँ पे 370 इमीडिएट टारगेट हमें लगता है, वहां थोड़ा सा एक बार इसको रिव्यू करना चाहिए। अगर ये लेवल को क्रॉस करता है तो फर्दर ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा हायर साइड पे टुवर्ड्स 390। एट दिस मोमेंट सजेस्ट करेंगे कि अब छोटा ही स्टॉप लॉस 354 का रख लें जिनके पास भी पोजीशन है, और 370 के आसपास एक बार जरूर रिव्यू करें। ठीक है, डन सर, पॉइंट टेकन। एक और शेयर है जिसने आज साल का हाई टेस्ट किया है, हालांकि वो आज सुबह भी मैंने आपको नोटिस कराया था। वो शेयर 1200 के ऊपर क्लोजिंग दे के गया था कल। उस शेयर का नाम था पिरामिल एंटरप्राइजेस। ब्रेकआउट है और अभी भी वो करीब 2.5% ऊपर होके बाकायदा दिन के हाई पर है। PEL दिखाना, पिरामिल एंटरप्राइजेस बढ़िया आज क्लोजिंग कर रहा है। 1203 की कल की क्लोजिंग थी, 1207 पे आज खुला, 1236 पे बंद हुआ। और ये पिछले 1-1.5 साल के अंदर अप्रैल 2022 के बाद से पहली बार 1200 के ऊपर अब आके ट्रेड कर रहा है। अभी शायद और चल सकता है। देवांग भाई, एक बार ज़रा आप इसको चेक करना, कितना दम और है इसमें पिरामिल एंटरप्राइजेस में। PL की बात करें, काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। डेली चार्ट पे भी काफी अच्छा मोमेंटम है। ये कंटिन्यू रह सकता है। 1320 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। 1200 का सपोर्ट है, स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रह सकते हैं या न्यू एंट्री भी की जा सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज टॉप गेनर्स के ही बारे में मैं जिक्र करूंगा। एक आपको मैं काउंटर दिखाता हूं जो मेरे को लगा कि आज जो टूटा है वापस उसने दिक्कत होना शुरू हो रही है, वो है मेट्रोपोलिसिस का शेयर। एक बार ज़रा स्क्रीन पर दिखाना, मेट्रोपोलिसिस का शेयर एक बार स्क्रीन पर दिखाइए। आज 2.5% टूटा है। राजेश सर, चेक करना ज़रा। तो डिम्पी जी देखिए, गिरावट तो देखने को मिली है स्टॉक में, लेकिन अगर इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें लगता है कि यहाँ पे जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया बना हुआ है वो करीब है यहाँ पे 2025-2030 की रेंज में। तो डिक्लाइन में अगर ये 2025 के आसपास आता है तो वो एक वापस अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। अगर वो लेवल होल्ड आउट होते तो हमें लगता है वहां से वापस पुल बैक का ट्रेड बनते हुए दिख सकता है। ऑन द हायर साइड 2200 इसके लिए मेजर हर्डल है। अगर ये 2200 के लेवल को क्रॉस करेगा तो स्टॉक में अप मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो आई थिंक ये डिप्स को यूज करना चाहिए बाइंग अपॉर्चुनिटी में, और
2025 के आसपास बाय करें, स्टॉप लॉस रखे करीब 1980 के आसपास। में खरीदारी का मौका मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में इस वक्त बनता हुआ देखने को मिल रहा है। खासतौर से डिफेंसिव्स की अगर बात करें, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, ये एक ऐसा स्पेस है जहां पर लगातार नजर होनी चाहिए, क्योंकि वॉलेटाइल ट्रेंड्स जब बाजार में दिखेंगे, इस वक्त तो बाजार के सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन जहां कमजोरी या बाजार में गिरावट या उतार चढ़ाव दिखते हैं, तब फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक है जो कि सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त रोड इंफ्रा वाली कंपनियां जो है उस पर भी नजर होनी चाहिए। दिवांग, एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी पर एक क्विक राय आपसे जानना चाहेंगे। वैसे तो कंपनी आए दिन ऑर्डर विंस के चलते फोकस में रहती है। इस वक्त अगर आप देखेंगे, दिन के उच्चतम स्तर पर 2% की तेजी, 315 के लेवल्स, शुरुआत जहां से हुई थी वहां से इवेंचुअल मूव और उसके बाद मजबूती। एनसीसी की बात करें, डेफिनेटली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक ने एक डेली चार्ट पे एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर बनाया है। जो ब्रेकआउट है अराउंड 321 का एक रेजिस्टेंस है, पॉसिबल ये स्टॉक भी ब्रेकआउट दे सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो अराउंड 335 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं एनसीसी में, तो बने रह सकते हैं। 308 का एक स्टॉप लॉस रख के स्टॉक में बने रह सकते हैं। पोजीशंस अगर आपने बनाई हैं तो उसे इंटैक्ट रखे। राय नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी में ग्राफाइट और इलेक्ट्रोड वाली कंपनियां जो हैं, एचईजी और ग्राफाइट इंडिया, राजेश जी, इससे नजर ही नहीं हट रही है। आज सुबह से हम देख रहे हैं कि एक्शन जो है भरपूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 10 से 15% तक के मूव्स यहाँ पर ऑन अपसाइड देखे जा चुके हैं। और इसके साथ एक और स्टॉक मॉयल भी खबर के दम पर हैं, क्योंकि मैंगनीज ओर प्रोडक्शन के जो डेटा आए वहाँ पर काफ़ी अच्छे और डेटा पॉइंट स्टैटिस्टिक्स आते हुए देखने को मिले, जिसके चलते मॉयल का स्टॉक भी तेजी दिखा रहा है। सो ग्राफाइट, एचईजी, मॉयल, तीनों पर क्विक राय आपकी। तो आई थिंक ये तीनों स्टॉक को मैं अगर एनालाइज करूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एचईजी एंड ग्रेफाइट, ये दोनों स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना है, और नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें लगता है कि ये एचईजी में 520 इसके लिए एक इमीडिएट पड़ाव है। अगर वो लेवल सरपास होता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका 540 560 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। एट दिस जंक्चर अगर जिनके पास पोजीशन है वो बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा अब यहाँ पे 485 का। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट में भी आज जिस तरीके से मूव बने, एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे कंफर्म हुआ है। हमें लगता है ये ब्रेकआउट में स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट 600 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो एट दिस जंक्चर जिनके पास भी पोजीशन है बने रह सकते हैं 550 के स्टॉप लॉस से। सो ये राय आपको मिलती हुई ग्राफाइट और साथ ही मॉयल और एचईजी पर। लेकिन बाजार अब क्लोज होने को और करीब 1.5 मिनट यहाँ पर बचे हैं, और आज का सेशन या पिछले 3 सेशंस की अगर बात करें, ये एक प्रमाण है, कह सकते हैं कि ताज़ा एग्जाम्पल्स हैं कि मार्केट जो है संभलने की पूरी कोशिश भी करता है। उस कोशिश में कामयाबी इस नई सीरीज में तो हासिल हो ही रही है, क्योंकि 3 ट्रेडिंग सेशन नई सीरीज के बाद हम देख चुके हैं। शुक्रवार का सेशन, कल का सेशन और आज का सेशन। हम धीरे धीरे हर सेशन में बाजार में जो मूवमेंट है, पॉजिटिव मोमेंटम है, वो बढ़ता हुआ ही देख रहे हैं। उम्मीद यही करेंगे कि ये पॉजिटिव मोमेंटम जो है आगे भी फ्रिजल आउट ना हो और इसी तरह से चलता रहे, क्योंकि नवंबर महीने में जो वॉलेटाइल ट्रेंड्स हमने देखे, उतार चढ़ाव देखे, उसके बाद दिसंबर के महीने में जो रिलीफ नजर आ रही है, काबिले तारीफ है। बाजार में आज के सत्र में शानदार तेजी हमने देखी। स्टॉक स्पेसिफिक हो चाहे सेक्टर स्पेसिफिक का एक्शन भरपूर देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में एडवांसेस का पलड़ा इस वक्त क्लोजिंग के दरमियान भी भारी। 1900 एडवांसेस के सामने महज 727 डिक्लाइंस आप देख पाएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक हर सेक्टर, हर पॉकेट में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। ब्रॉडर मार्केट्स लगातार 8 ट्रेडिंग सेशन से एक्शन दिखा रहे हैं। फार्मा और एफएमसीजी को छोड़ दीजिएगा तो इसके अलावा हर सेक्टर, हर पॉकेट में अच्छी खासी तेजी, चाहे फिर वो आईटी हो, मेटल हो, रियल एस्टेट हो। हम देख रहे हैं मिड कैप प्लेयर्स करीब 400-500 अंकों की मजबूती के साथ मिड कैप इंडेक्स क्लोज होता हुआ देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर बात करें, 24,400 के पार इस वक्त निफ्टी जो है क्लोज होने में कामयाब हो रहा है। 24,350 का पड़ाव जब इसने पार किया, उसके बाद ही पॉजिटिव साइंस जो है वो बिल्कुल नजर आए। अब क्लियरली अच्छे सपोर्ट लेवल से आगे बढ़ चला है निफ्टी, तो उम्मीद यही करेंगे कि यहां से भी तेजी जो है वो बढ़ती देखने को मिले। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आज के सत्र में हमने कई सारे स्टॉक्स में देखा अच्छा खासा एक्शन था। शुरुआत बैंकिंग प्लेयर्स से, मेजर बैंकिंग या फिर छोटी मझोली बैंक्स, हर तरफ अच्छी खासी तेजी का रुख देखने को मिला। ओला इलेक्ट्रिक वन ऑफ द स्टॉक एक हफ्ते में 45% तक के मूव्स दिखा चुका है। आज भी अच्छी खासी तेजी की रफ्तार यहां पर देखने को मिली। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर भी आज हमने नजर रखी, क्योंकि आईजीएल, एमजीएल, जीएसपीएल, ये सारे के सारे स्टॉक्स अच्छी खासी तेजी का मोमेंटम दिखा रहे थे।
मॉयल, HEG, ग्राफाइट जिसका अभी हमने जिक्र किया, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के भी पैरामीटर पर रहा। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे फाइनेंस से जुड़ी कंपनियां, सीमेंट प्लेयर्स, फाइनेंस में मनप्पुरम फाइनेंस, M&M, जियो फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, ये सारे स्टॉक्स में मूवमेंट देखने को मिली। और सीमेंट और रियल एस्टेट प्लेयर्स थे जहां पर अच्छा खासा एक्शन लगातार टेक्निकल एक्सपर्ट्स के रेडार पर जो प्लेयर्स थे, जो स्टॉक्स थे, उसमें IT सेक्टर से जुड़ी कंपनियां, कुछ फार्मा के चुनिंदा नेम्स, हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक से जुड़ी कंपनियां, और क्लियरली हम यहाँ पर देख रहे थे मेटल और साथ ही बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स का खेमा शामिल रहा। क्लोजिंग की तरफ बाजार और क्लोज होते 24,444 के स्तर पर करीब 168 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी दिखा रहा है क्लोजिंग। बैंक निफ्टी की अगर बात करें वहां पर भी अच्छे मजबूती के साइंस और अच्छी तेजी के बीच हम देख रहे हैं करीब 558 अंकों की मजबूती, 52,667 के स्तर। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप और साथ ही सेंसेक्स में आप देखेंगे करीब 600 अंकों की मजबूती के बीच कामकाज क्लोज होता हुआ। सो क्लियरली एक पॉजिटिव सेशन। शुरुआत हमने भले ही फ्लैट की, लेकिन उसके बाद वन साइड अप मूव पर बाजार जो है तेजी की जो दौड़ है, तेजी की रफ्तार है, उसे पकड़ता चला गया। उसके बाद हम देख रहे हैं क्लोजिंग जो है उसकी तस्वीर शानदार, हर तरफ मजबूती, एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव, और इंडिया विक्स यानी कि फियर इंडिकेटर जो है वहां से भी कंसर्न्स धीरे धीरे छटते हुए नजर आ रहे हैं। देवांग, रोहन, राजेश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपना रुख हमारे साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल मुझे, डिम्पी और अभिषेक को आप दीजिए इजाजत। क्लोजिंग कॉल्स में इतना ही, चंद मिनटों में कल की तैयारी लेकर मैं वापस हाजिर होंगी। आप बने रहें 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।